नमस्कार। ज्ञानस्तु चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण शर्मा। हम लोग आज पॉलिटी क्लास कंटिन्यू करेंगे। पिछली वाली क्लास में हमने देख लिए थे कटौती प्रस्ताव वगैरह समझ लिए थे और फिर मैंने आपसे कहा था कि अब हम लोग पढ़ेंगे। नियम 370 भी देख लिया था, नियम 193 हमने देख लिए थे, ठीक है, संसद के। अब हम लोग देख रहे हैं आज टॉपिक में जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, निधियां यानी कि फंड्स, ठीक। जो हमारे पास, जो हम लोग अब तक बात करते आते थे कि इनका, हमने देखा था ना, कैग में देखा था कि इनका वेतन संचित निधि पर भारित है या व्यय। तो वो संचित निधि क्या है? जैसे हमने वित्त वित्त विधेयक प्रकार 2 जब पढ़ा था, जैसे हमने पढ़ा था धन विधेयक, वित्त विधेयक प्रकार 1, वित्त विधेयक प्रकार 2, तो हमने देखा था कि वित्त विधेयक प्रकार 2 जो आर्टिकल 117 का क्लॉज 3 जो हमने देखा था उसमें, तो उसमें देखा था कि उससे धन सीधा खर्च करना है, निकालना नहीं था। हमने, आप लोग ध्यान करो, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। तो उससे धन अगर खर्च करने के लिए हमें वित्त विधेयक प्रकार 2 करते हैं तो उसमें संचित निधि से सीधे निकालते हैं पैसा। और किसको देना होता है? मतलब खर्च करना है सीधे, यानी ये नहीं कि विभाग को, ऐसा हमने उस टाइम बात करी थी कि इससे धन निकालना नहीं है। वित्त विधेयक प्रकार 2 से हम धन निकालते नहीं संचित निधि में से, निकाल के, मतलब वैसे तो निकालना ही, लेकिन निकालने का मतलब वहां पर क्या पर्पस आ जाता कि निकालेंगे फिर दूसरे विभाग को देंगे और ऐसे पहुंचेगा अलग पैसा जहां तक जाना होगा, अल्टीमेटली जिसके पास तक जाना होगा, तो 2-3 चरणों में होके जाएगा। लेकिन वित्त विधेयक प्रकार 2 क्या कह रहा है कि सीधे पैसा निकाला गया और सीधे उनके हाथ में दे दिया। किनके? जो मतलब कैग है, जिनका भी व्यय, जिनका भी जो वेतन है वो संचित निधि पर भारित है, ठीक। तो वित्त विधेयक तो हमने उस टाइम में हम लोग संचित निधि वगैरह पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अब वो समय आ गया है, तो संचित निधियां और वित्त विधेयक प्रकार 2 की जो मैं बात बोल रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो पीछे जाके एक बार विधेयक वाली क्लास देख लें उसमें अच्छे समझ में आ जाएगा। तो 3 प्रकार की निधियां हैं। एक है संचित निधि, ठीक है, इसे कहीं कहीं लोग समेकित निधि भी बोल देते हैं, ठीक, लेकिन ज्यादा पॉपुलर नाम यही संचित निधि, लेकिन मैं बता दे रहा हूं आपको, समेकित निधि, ठीक है, समेकित निधि, समेकित निधि। और बाकी संचित निधि, पॉपुलर नाम तो यही, ये ध्यान रखो। लेकिन कहीं अगर समेकित निधि लिखा मिल जाए तो आप लोग घबराए नहीं उस चीज को लेके ऐसे ही जो एक लिखा हुआ है ये लोक लेखा, भारत का लोक लेखा, तो इसको भी क्या बोलते हैं? सार्वजनिक खाते। जो लोक लेखा लिखा है, सार्वजनिक खाते, ठीक। ये दोनों नाम मैंने बता दिए आपको। मतलब पहली आपको ध्यान रखना, भारत की संचित निधि है, ठीक। दूसरी एक निधि है जो भारत की आकस्मिकता निधि है। तीसरी एक निधि है फंड, एक तरीके लेकिन उसको बोलते क्या है? भारत का लोक लेखा, यानी कि पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। संचित निधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड टीईडी, ठीक है, CONSOLIDATED, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, फंड्स ऑफ इंडिया, ठीक, ऑफ इंडिया या फिर भारत, जो भी आप लिख लो और ये क्या है? पब्लिक अकाउंट ऑफ भारत या पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। भारत की आकस्मिकता निधि या फिर आकस्मिक निधि भी लिखा हुआ मिल जाएगा, बात एक ही है, आकस्मिकता निधि या आकस्मिक निधि, लेकिन इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कंटिजेंसी, ठीक है। यहाँ लिख दूं, CONTINGENCY, कंटिजेंसी फंड, ठीक, ये ध्यान रखना तो अंग्रेजी अगर ध्यान रखिए तो रख लो, वरना संचित निधि, लोक लेखा और आकस्मिकता निधि। अब इन तीनों को पढ़ लेते हैं, है क्या? वैसे तो अलग अलग में मैं बताता तो बहुत डिटेल में, बहुत लंबा, अच्छे से वैसे अच्छा हो जाता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन तीनों को एक साथ ले लें और समझ लें अच्छे से, ठीक। तो पहली बात तो ये ध्यान रखो कि संचित निधि है क्या। मेन इसमें से जो है, 3 है यहाँ पर, तीनों में से मेन क्या है? संचित निधि, ठीक। सारा पैसा, सब कुछ, ये सब निधियां हैं क्या, पहले समझो। एक तरीके मतलब फंड्स यानी खजाने, कोष है, ठीक। तो कोष में, इसमें पैसा रखा होता है। अब पैसा रखा होता है, इससे ही पैसे निकल के इसमें आएंगे पैसे और यहीं से निकाले जाएंगे। तो पहले संचित निधि ही समझ लो, ये क्या है इसकी परिभाषा टाइप में देख लो, अगर लिखना है तो इसमें लिख सकते हो कि यहाँ पे परिभाषा है ये, ठीक। तो इसमें क्या है परिभाषा में? भारत की संचित निधि एक कोष है, ठीक, यानी कि खजाना है, एक तरीके से कोष है, जिसमें सरकार, सरकार कौन? भारत सरकार, ठीक, जिसमें भारत सरकार की प्रमुख स्रोतों से आय, मतलब जहां जहां से भारत सरकार को आय हो रही है, कहां कहां से हो रही है अभी हम समझेंगे। तो यह एक खजाना है जिसमें सरकार की प्रमुख स्रोतों से आय, यानी कि जहां से भारत सरकार को आय मिल रही है,
आय को रखा जाता है, यानी खजाना है, यानी क्या एक तरीके से आपका लॉकर जो सेफ होता है, हमारा लॉकर होता है, उसमें हम क्या करते हैं, सेफ में पैसे रखते हैं, यानी कि हमारे जहाँ से कमाई हो रही है हम वहां रख रहे हैं। ठीक, अब तो घर में रखना मना हो गया, ज्यादा पैसे नहीं रख सकते कैश, बैंक में ही रखो, लेकिन पहले लोग ऐसे करते थे। तो यहाँ पर क्या है, बैंक का लॉकर या किसी का भी, तो आय जो है भारत सरकार की, जहां जहां से भारत सरकार को आय हो रही है, इनकम हो रही है, उस आय को रखा जाता है इस कोष में, किसमें, संचित निधि में। ठीक है, तो ये संचित निधि में रखा जाता है। अब कहाँ कहाँ से भारत सरकार का आय आ रही है, ये आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा अच्छे से। इकोनॉमी में जब हम लोग देखेंगे तब देख लेंगे, अभी समझ लो खाली, जैसे कर, टैक्स मिल रहा है भारत सरकार को बहुत। ठीक, तो टैक्स से सरकार को जो आय हो रही है वो कहाँ पे जाएगी, संचित निधि में, इस खाते में जाएगी, इस फंड में जाएगी पैसा, जितना भी टैक्स आ रहा है। ऋण लेना, अब ऋण लेना यानी कि सरकार उधार ले रही है पैसे। सरकार जब दूसरे देशों से उधार लेती है, ऋण लेती है, जैसे बुलेट ट्रेन के लिए लोन लिया, या किसी भी काम के लिए जब लोन लेती है सरकार, ऋण लेती है दूसरे देशों से, बड़ी बड़ी कंपनियों से, कहीं से भी कुछ भी कैसे भी करके लेती है, तो वो जो पैसा आ रहा है, तो वो भी एक प्रकार से स्रोत से आया ही है, एक तरीके से, मतलब आया हमारे पास, हम क्या उसको भले उधार में, लेकिन पैसा तो आया, उसको भी हम कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे। ठीक है, संचित निधि में। अब क्या है, ब्याज, यानी कि अभी तो हम ऋण ले रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे देशों को तो हम भी तो ऋण देते हैं, हम भी तो लोन देते हैं। तो छोटे देश हैं, भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है, इनको कभी हम भी लोन देते हैं। तो उन वो लोग ब्याज ब्याज का भुगतान जो करेंगे, जब हमें ब्याज देंगे, तो उनसे जो ब्याज आएगा, तो ब्याज भी यानी कि इसमें जाएगा, संचय निधि में। ऐसे ऋण ऋण के पुनर्भुगतान यानी ऋण के पुनर्भुगतान का मतलब क्या है, कि जो पैसा हमने दे दिया था, जैसे हमने लोन दे दिया, भारत सरकार ने दूसरे देश को लोन दिया, जो उससे ब्याज आ रहा है, तो ब्याज तो हमने रखा किसमें, संचय निधि में। अब ये पूरा टाइम जितना मैंने 10 साल के लिए दिया था, हमने कि 10 साल के लिए आपको ये लोन दे रहे हैं, अब आपको ओरिजिनल पैसा भी तो, मूल वाला पैसा भी वापस करना है। ब्याज तो अभी तक कर ही रहे थे 10 साल तक, मतलब हर साल तक या हर महीने जब आप ब्याज तो दे ही रहे थे, लेकिन अब आपके 10 साल पूरे हो गए, अब आपको ऋण का पुनर्भुगतान करना है। तो वो ऋण का जो पैसा था, मूल जो हमने पूरा दिया आपको, अब मूल लौटाना है, तो मूल जो वापस फिर से आएगा, तो संचय निधि में रखा जाएगा। और दिया कहाँ से जाएगा, जब ऋण दे रहे हैं तो इसी में से दिया जाएगा निकाल के। आदि में जैसे और समझ लो, और भी बहुत सारे स्रोत है, जैसे मान लिया सरकारी कोई कंपनी है, उस सरकारी कंपनी को कोई मुनाफा हो रहा है, वैसे अमूमन बहुत कम होते हैं सरकारी कंपनियों को मुनाफा, घाटे में जाती हैं, सब आपको पता ही है ना, बीएसएनएल है, या फिर जो हवाई यात्रा वाली थी कंपनी, तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो भारत की सरकार की है। अगर मुनाफा हो रहा है सरकारी कंपनियों से, तो मुनाफे को भी इसी संचय निधि में रखा जाएगा। आप लोगों को समझ में तो आ रहा होगा कि ये कोष है, यानी कि एक तरीके से खजाना है, तो इसमें हम लोग पैसे रखते हैं। सरकार इसमें पैसे, जहां जहां सरकार को आय हो रही है, मेन सरकार को आय हो रही है, तो मेन यही है, ध्यान रखना, सारा काम इसी से हो रहा है, इसी से पैसे निकलते हैं, जो बजट वगैरह सब आता है, यहीं से पैसा निकाल के दिया जाता है। अच्छा, ये है और ये है और ये है, ये तीनों जो है इसके मतलब खाते किसके पास रहेंगे, आरबीआई के पास। ठीक है, आरबीआई है, उसकी शाखाएं हैं बहुत सारी, तो उसके उन्हीं के पास वही मेंटेन कर रही है। ठीक, तो बाकी अलग अलग हम देखेंगे बयानाधीन किसके है, वो हम समझ रहे हैं। तो परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि भारत की संचय निधि है क्या, यानी कि भारत की संचय निधि एक ऐसा कोष है, एक ऐसा खजाना है, जिसमें भारत सरकार को विभिन्न प्रमुख स्रोतों से जो आय प्राप्त होती है, वो इसमें रखी जाती है। अब विभिन्न प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं भारत सरकार की आय के लिए, कर है, ऋण लेना है, ठीक है, ब्याज है, ऋण के पुनर्भुगतान है, ये सब जो आ रहा है, या सरकारी कंपनियों का मुनाफा है, इसमें आप लिख सकते हो चाहे लिखना चाहो। बाकी आदि आदि बहुत तरीके से आपने देखा होगा, इकोनॉमी में आपने अगर पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, नहीं तो हम लोग जब इकोनॉमी क्लास करेंगे तब देख लेंगे कि कहाँ कहाँ से भारत सरकार को आय हो रही है। तो ठीक, तो जितनी भी आय हो रही है वो सब कहाँ जाएगी, संचय निधि में हो गई। तो ये परिभाषा समझ लिया आगे। अब क्या है, अब इसमें से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक यानी कि एप्रोप्रिएशन एक्ट, ठीक, तो विनियोग बिल, बल्कि विधेयक को बिल बोलेंगे, एप्रोप्रिएशन बिल। ठीक, तो इसमें से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः यह धन विधेयक होता है, यानी कि विनियोग विधेयक आपने पढ़े होंगे, अगर पीछे हमने जो विधेयक देखा तो आपको उसमें तो हमने विधेयक मतलब नहीं देखा था, विनियोग विधेयक मतलब विनियोग का मतलब निकालना, एक तरीके से पैसा ही है, विनियोग विधेयक तो पैसा निकालने की प्रक्रिया। ठीक, तो ये विनियोग विधेयक पारित होगा तभी हम इसमें से पैसे निकाल सकते हैं, और ये सामान्यतः धन विधेयक होता है। यानी कि धन विधेयक का मतलब क्या, हमने पढ़ चुके हैं, धन विधेयक, वित्त विधेयक प्रकार 1, वित्त विधेयक प्रकार 2 पढ़ चुके हैं। तो वो क्या है, धन विधेयक क्या है, धन विधेयक वो होगा जिसमें आर्टिकल 110 से संबंधित कोई प्रावधान या सारे प्रावधान हो, लेकिन आर्टिकल 110 से बाहर कोई प्रावधान ना हो, तो वो धन विधेयक है। ठीक है, ये आपको पता ही, धन विधेयक ध्यान रख लेना, ये बहुत आते हैं क्वेश्चन पूछने की, धन विधेयक क्या है, उसके लिए ऐसे उसके स्टेटमेंट लिख देंगे
कि 110 से बाहर का कोई विषय ना हो, या 110 से बाहर का विषय हो, या 110 के अंदर के सारे विषय हो, या 110 के कुछ विषय हो। ठीक, तो यानी धन विधेयक यहाँ पर क्या है कि आर्टिकल जो 110 में जो बात कही है उसका कोई एक प्रावधान या सारे प्रावधान हो, लेकिन आर्टिकल 110 से कोई भी प्रावधान बाहर उससे आर्टिकल 110 से बाहर का कोई प्रावधान ना हो, तो वो क्या है, धन विधेयक है। तो धन विधेयक होता है सामान्यतः तो विनियोग विधेयक का प्रयोग करते हैं इसमें से पैसा निकालने के लिए। ये बात समझ में आ गई होगी। अब समझ लो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आर्टिकल है, पहले तो ये संविधान सृजित है और आर्टिकल है इसका 266 क्लॉज 1, बल्कि 266 भी लिखा जाएगा तब भी कोई तकलीफ नहीं, अगर 266 कहीं लिखा हो तो भी कोई तकलीफ नहीं, अगर बहुत डिटेल में स्पेसिफिक डिटेल लिखी हो तो 266 क्लॉज 1। ठीक, ये ध्यान रखना 266 क्लॉज 1। तो संविधान सृजित का मतलब क्या है, संविधान ने ही, जब संविधान बना तो संविधान ने लिख दिया, वहां पर लिखा ही गया संविधान में कि भारत की एक संचित निधि होगी। ठीक है, भारत की एक संचित निधि होगी, ऐसी राज्यों की भी संचित निधि है। ये भारत सरकार की संचित निधि है, ऐसी राज्य सरकार की भी अलग अलग संचित निधि होती है। ठीक, तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। तो वहां पर भी ऐसे आर्टिकल में लिख दिया जाता है, यहाँ पर क्या आर्टिकल 266 क्लॉज 1 बात कर रहा है कि भारत सरकार के लिए एक संचित निधि होगी, उसमें लिख दिया गया, यानी कि संविधान सृजित का मतलब क्या है, जब संविधान बना तो संविधान में लिख दिया गया कि यहाँ पर एक भारत की संचित निधि होगी। ठीक, तो बनानी मतलब बनी ही है, ठीक है, बनाना ही है, ऐसा नहीं कि हमारे हो सकती है कि हमारे ऊपर छोड़ दिया कि बनाओ मत बनाओ मर्जी आपकी, यहाँ होगा ही होगा। ठीक, ये चीज ध्यान रखना। और ये किसके व्ययनाधीन है, यानी संसद, अगर आपको दिख रहा हो तो अच्छी बात है मेरे ख्याल से, संसद विधायिका के व्ययनाधीन, यानी संसद या फिर संसद का ही मतलब क्या, विधायिका, संसद को जो विधायिका बोलते हैं, तो संसद बोल दो या विधायिका बोल लो, तो संसद या फिर विधायिका बोल लो के व्ययनाधीन है। व्ययनाधीन का मतलब है कि अगर इसमें से पैसे खर्च करने, निकालने, सब कुछ करने, तो किसकी मंजूरी लेनी पड़ेगी आपको, संसद की, यानी कि विधायिका की मंजूरी लेनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से निकाल लिया, यानी कानून पारित करना पड़ेगा। कौन सा कानून, ये विनियोग विधेयक जो आप बिल लेके आओगे, जो धन विधेयक कहलाएगा, वो लेके आओगे तब इसमें से पैसा निकाल पाओगे। ठीक है, तो बजट के दौरान जब हम करते हैं ये सब चीजें तो उसमें देखना पड़ेगा। तो अभी कुछ अनुदान भी हम पढ़ लेंगे, क्लास ले लेंगे जो अगली बार, हालांकि ये थोड़ा इकोनॉमी में ज्यादा चला जाएगा, लेकिन हम लोग एक अनुदान की क्लास समझ लेंगे कि अनुदान, विभिन्न प्रकार के अनुदान पढ़ लेंगे, ग्रांट्स। ठीक, तो सॉरी, जब इकोनॉमी देखेंगे कोशिश करूंगा कि अगर इकोनॉमी को एक आध क्लास लगानी पड़ी तो बीच में लगा लेंगे, लेकिन जब इकोनॉमी पढ़ेंगे तब ये चीज आप रिकॉल कर लेना, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, संसद या विधायिका के व्ययनाधीन है, यानी कि व्ययनाधीन, अथवा या फिर या ना पे आकर ठंडा, धा पे बड़ी की मात्रा, न फिर ना, व्ययनाधीन, यानी कि संसद की मंजूरी लेनी पड़ेगी, इसमें से आपको निकालना है कोई भी धन। तो ये बात समझ में आ रही होगी, संचित निधि समझ में आ गई होगी। यानी संचित निधि क्या है, वैसे अगर मतलब एग्जाम के हिसाब से तो आप कर ही लोगे अब, लेकिन कोई भी पूछ ले कि संचित निधि ये क्या है, तो संचित निधि क्या है, एक ऐसा खजाना है, एक ऐसा कोष है, एक ऐसा सेफ है, एक ऐसा लॉकर है, जहां पर भारत सरकार को जो भी आय जहां जहां से प्राप्त हो रही, भारत सरकार के पास जहां से पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, अब वो कहेंगे, लोग पूछेंगे, तो टैक्स से आ रहा है ना, ऋण ले रहा है, जब भारत सरकार उधार पैसा ले रही तब आ रहा है भारत सरकार के पास, या भारत सरकार ने किसी को उधार दिया तो वो ब्याज चुका रहा है तब भारत सरकार के पास पैसा आ रहा है, और जब उसने पूरा वो ब्याज भी चुका दिया, वो मूल चुकाना चाह रहा है तो भी मूल चुकाएगा, चाह क्या रहा है, बल्कि मूल चुकाने का समय आ गया है, तब जो भारत सरकार के पास पैसा आ रहा है, तो जो सब कुछ पैसा भारत सरकार के पास आ रहा है वो पैसा रखा कहाँ जाएगा, इस खजाने में, इस लॉकर में, इस सेफ में रखा जाएगा। ठीक है, जो भारत सरकार के पास, जिसको बोलते हैं भारत की संचित निधि, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ भारत। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। आर्टिकल ध्यान रख लेना, आर्टिकल 266 क्लॉज 1, और ये संविधान द्वारा सृजित है, संविधान ने ही कहा है बनाओ बनाओ बनी है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब वैसे इसके बाद ज्यादा उस पर पहुंच जाए तो ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन समझ लो हम लोग बाद में आ जाएंगे, क्योंकि आर्टिकल 266 क्लॉज 1 है, ज्यादा अच्छा लगता है कि इसके बाद ये पढ़ो तो ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा, तो हम लोग पहले वही पढ़ लेते हैं। लेकिन आर्टिकल 266 क्लॉज 2, यानी कि 266 क्लॉज 1 में इसके बारे में बात है, और 266 क्लॉज 2 के बारे में, इसके बारे में बात हुई है, तो पहले उसको पकड़ लेते हैं, फिर इसके बाद आ जाते हैं, तो अभी थोड़ा ज्यादा ताजा समझ में आ जाएगा। तो अब आ जाए भारत की आकस्मिकता निधि। ठीक, लिखने के साथ में जहां आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 पे, 2 पे, 3 पे, क्योंकि ये ऐसा अच्छा लगेगा ना, 266 क्लॉज 1 पे ये हो गया, 266 क्लॉज 2 पर ये हो गया, और फिर 267 इसका आर्टिकल हो गया। अब मैं अंतर समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए मुझे ये बताना चाह रहा हूँ, ये इसमें तुलना भी हम लोग करेंगे एक दो जगह पे।
तो भारत की आकस्मिकता निधि, या फिर कहीं पे लिखा मिल जाए भारत की आकस्मिक निधि, तो घबराने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। इंग्लिश में इसको यही बोलेंगे, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो इसको समझो, ये इसकी परिभाषा, इसको भी चाहे लिख लो ये परिभाषा, ठीक। इसको क्या है, ये क्या बताओगे कि भारत की भैया आकस्मिकता निधि क्या है, तो ये समझो, यह एक ऐसा कोष है, यानी कि भारत की आकस्मिकता निधि, यानी कोष का मतलब खजाना, ठीक, एक लॉकर टाइप में, खाता कोई समझ लो, तो आरबीआई के पास खाता होगा एक तरीके। यह एक ऐसा कोष है जो आकस्मिक परिस्थितियों में, यानी कि आकस्मिक परिस्थितियों मतलब अचानक जो परिस्थितियां पड़ रही है, अचानक कौन कौन सी परिस्थितियां, ये सब आपको पता ही पता है। अचानक परिस्थितियों में हम शामिल कर सकते हैं, कोई आतंकवादी हमला हो गया, कोई दंगा हो गया, कोई मतलब एक प्रकार से कोई तूफान आ गया है ना बड़ा सा, या फिर बाढ़ आ गई, अचानक की कोई स्थिति है, जैसे कोरोना वायरस फैल गया, ये सब आकस्मिक परिस्थितियां जो हम मान के उतना नहीं चलते हैं। जब हम बजट बनाते होते हैं तो हम ऐसे मान के नहीं चलते हैं कि भाई इस साल 3-4 वायरस आ जाएंगे, इस साल 4 बार बाढ़ आएगी, इस बार ऐसा कुछ हो जाएगा, 4 बार आतंकी हमले होगा, तो ऐसा बजट में अनुमान थोड़ा लगाते हैं। तो हम लोग बजट में मोटा मोटा देखते हैं कि ऐसा ऐसा चल रहा है, तो हिसाब से ऊपर नीचे चलते हैं, उतना ही पैसा उसमें मांग करते हैं कि इतना हमें खर्च की जरूरत पड़ेगी साल भर के लिए। तो लेकिन अचानक से कोई आकस्मिक परिस्थिति आ गई जिसकी हम कल्पना ही नहीं कर पाते, क्योंकि हालांकि तब भी बजट बहुत सावधानी से बनाया जाता है, बहुत सावधानी पूर्वक बनाया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चूक रह जाती है, तो उसके लिए ये आकस्मिकता निधि है। यानी कि ऐसा नहीं है कि बजट को जब बनाया जाता है, बजट की हम प्रक्रिया एक बार पढ़ेंगे कि कैसे करके वो पहले से ही बैठ जाते हैं कमरे में, बिल्कुल उनको बंद कर देते हैं, कमरे का मतलब बहुत बड़ा हॉल होता है, उसमें सब में ठीक से रहने होने की सबकी प्रक्रिया होती है, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, बिल्कुल बाहर निकलने दिया जाता है, और अंदर ही बैठ के सब लोग बना रहे होते हैं। तो उसके बाद में फिर एंड में हलवा सेरेमनी तक वो सब चीजें कैसे होती हैं, उस सब चीजों को हम पढ़ेंगे। तो आकस्मिक मतलब बहुत डिटेल में बनाया जाता है, लेकिन तभी मैं बताना चाह रहा हूँ कि बहुत डिटेल में बनाया जाता है, उसके बाद भी तब भी कोई ना कोई चीज रह जाती है। तो उसके लिए आकस्मिकता निधि है कि हमने बहुत सोच समझ के बनाया कि भैया साल भर में हमारे यहाँ 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 खर्चे होंगे, और यहाँ यहाँ से हमारे पास पैसा आएगा और यहाँ यहाँ से जाएगा। तो आने और जाने वाला देखा होगा आपने, जब भी बजट आता है तो 1 रुपया का ऐसा गोल सा बना होता है, उसमें आने का और जाने का दिखा होता है कि भैया 1 रुपया के ऐसे से आ रहा है, 1 रुपया को 100 पैसे में तोड़ लिया, और ऐसे ही जाने वाला दिखा दिए थे। तो यहाँ पर वही चीज है कि बहुत सोच विचार के बनाया जाता है बजट, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आकस्मिक स्थितियां आ गई, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा अचानक से, तो उसके लिए ये निधि है कि भाई इसमें से निकाल लो भी पैसा, ठीक। अभी हम समझते हैं, तो क्या है, आकस्मिक परिस्थिति समझ में आ गई होंगी, आतंकी हमले, दंगे हैं, बाढ़ है, तूफान है, ये सब चीजें हैं, तो और या फिर वायरस वगैरह फैल रहे हैं, ये सब वो है, जैसे एचएमपीवी वायरस जो चल रहा है, इसका भी थोड़ा सा ऐसा वाला, तो कुछ लोग लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, लेकिन हालांकि लॉकडाउन वाली ऐसी स्थिति आएगी नहीं, अब चीजें काफी हद तक ठीक है, लेकिन फिर भी अपने आप को सुरक्षित रखें, थोड़ा सा चीजों से समझ, हाथ सैनिटाइज करते हैं प्रॉपरली, ये सब चीजों को ध्यान रखें आप भी, ठीक। तो यह एक ऐसा कोष है जो आकस्मिक परिस्थितियों में धन की शीघ्र, या ध्यान रखना, शीघ्र निकासी के लिए बनाया गया है। जल्दी जल्दी आकस्मिक और कोई स्थिति बन गई तो जल्दी से धन निकल जाए, ठीक, हमें जल्दी से जरूरत पड़ जाए, तो जैसे वही चीज है कि यहाँ पर क्या कि ये संचित निधि है, इससे पैसा निकाला जाता है, इससे पैसा निकाल के खर्च करा जा रहा है, सब काम करा जा रहा है, लेकिन हमें जल्दी मांगना चाहिए, यानी आकस्मिक कोई परिस्थिति आ गई, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कानून लाना पड़ेगा, पूरे बिल बनाना पड़ेगा, बिल लेके आएंगे संसद में, लेके आएंगे, वहां पे बहस होगी, मुद्दा होगा, हमने बिल की प्रक्रिया पढ़ी है पूरी, आप लोगों को पता है कि कैसे कैसे चरण गुजरते हैं। उस चरण में पहले ऐसे सबको फोटोकॉपी बांटनी है, सब लोग देखेंगे, उसके चरण हमें 1 2 3 सब चरण देखे, उसमें कुछ संशोधन होना होता है, वो चीज है, सब कुछ देख लिया हमने, आपको पता है पीछे, तो बिल पूरी वो सब लाएगा, तब तक वो आकस्मिक परिस्थिति बची नहीं, पता चले इतिहास बन गई, वो क्या आया था, है ना। तो ऐसा वाला मामला, यानी इसलिए देर ना हो जाए, तो तुरंत के तुरंत पैसा निकालना है, इसीलिए यहाँ पे देखो कहीं लिखा है, मैंने कहा ये सबसे नीचे देखो, कार्यपालिका के व्ययाधीन है, ये कार्यपालिका के व्ययाधीन है, यानी कि ये किसके व्ययाधीन है, विधायिका, यानी संसद, यानी संसद में लेके आओ, या कार्यपालिका का मतलब क्या है, राष्ट्रपति, ठीक, राष्ट्रपति के बयान देने, राष्ट्रपति की इच्छा से आप निकल जाए, राष्ट्रपति की इच्छा आपको पता है, यानी कि मंत्रिमंडल, वो आप सब चीज को पीछे समझ चुके हम लोग, तो राष्ट्रपति के बयान देने कि जल्दी से राष्ट्रपति कह देंगे हाँ ठीक है और निकाल, पैसा निकल जाएगा। तो ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर क्या है, आकस्मिक परिस्थिति के शीघ्र जल्दी जल्दी निकालना है, यानी कि वही बात है, अगर आप मान के चलो, ये हमने जब पढ़ते टाइम उदाहरण पढ़ा था कि आपके बैंक के अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं, ठीक है, तो आपको कोई पैसे आपको खर्च करने घर में, तो आप बैंक से अकाउंट से गए या फिर एटीएम तक गए,
वहां से पैसे निकाले, एटीएम कार्ड चाहिए उसके लिए आप वहां तक जाएंगे, एटीएम कार्ड तक जाएंगे, एटीएम से पैसे निकालेंगे, या बैंक तक जाएंगे पैसे निकालेंगे, या अधिक राशि निकालेंगे तो चेक से निकालेंगे। यानी कि आप बैंक तक जाएंगे, कुछ समय अपना लगाएंगे, फिर जाके आपको निकाल लें। लेकिन अचानक से कोई परिस्थिति सामने आ गई कि अभी कुछ खरीदना है, यानी सब्जी का कुछ खरीद रहे हो, कुछ भी पास में कोई दुकान से कुछ भी खरीद रहे हो, कोई पास की वस्तु खरीद रहे हो, अपने कपड़े वगैरह खरीद रहे हो, अब वहां पे खरीद रहे हो, अब कहते रुको हमें जा रहे हैं बैंक को, क्या रहा है पैसे निकालने। हर बार जब भी कुछ खरीद रहे हो तो आप बैंक जा रहे हो, फिर पैसे निकाल के और फिर दे रहे हो। 10 रुपए की जरूरत है फिर बैंक गए फिर निकाल के लाए, 100 रुपए की जरूरत है फिर बैंक गए पैसे निकाल के लाए, 50 रुपए की बैंक गए पैसे निकाल के लाए। ऐसा थोड़ा ना, जब अचानक से कुछ खरीद रहे हो तो उस टाइम में कुछ खरीदना पड़ गया तो आपके पास वॉलेट होगा, पर्स है, जेब है आपके पास, उसमें पैसे रखे रहते हैं थोड़े थोड़े कि अभी जरूरत पड़ेगी तो अचानक से इसमें निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें से पैसे निकाल के दे देंगे। ये इसमें एक लिमिट रखते हो कि आप मैं 1000-2000 तक अपने पास पैसे रख लूंगा, या 5000 तक 10,000 तक जेब में रख लूंगा, उसके बाद मेरे पास बैंक है, ये 5000 खत्म हो जाएंगे मेरे तो मैं फिर से जाऊंगा बैंक के पास, एटीएम के फिर से 5000 निकाल के रख लूंगा अपनी जेब में, फिर से जाऊंगा फिर निकाल लूंगा, जब तक ये ऐसे चलता रहेगा। यानी कि आप जेब में अपने पैसे रखोगे इतनी, यानी कि बार बार आपको बैंक भागने की जरूरत नहीं है। तो वही चीज है कि आकस्मिकता निधि क्या है कि जब कोई आकस्मिक परिस्थिति आ गई अचानक से, तो बार बार हम संचित निधि के पास नहीं जाएंगे तुरंत ही। आकस्मिक स्थिति आई है तो हम आ जाएंगे संचित निधि में पैसा निकालने के लिए, हमने पूरा बजट बनाया है, उससे पैसा निकलेगा यहाँ से। ठीक है, तो उससे पैसा दिया जाएगा यहाँ से, भाई इसमें अनुमान है। लेकिन अचानक की कोई परिस्थिति आ गई ना, अचानक के लिए तो हम वहां नहीं जाएंगे बार, तो अचानक की परिस्थिति के लिए हम फटाफट पैसे निकाल लेंगे। तो उसके लिए हमें राष्ट्रपति, इसलिए इसको राष्ट्रपति के व्यय निधि रखा जाएगा या फिर कार्यपालिका के व्यय निधि रखा गया है। तो ये भी आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी, ये चीज समझ में आ गई होगी, तो उससे तुलना भी थोड़ी समझ में आ रही होगी। अच्छा, अब इसमें पैसा कहाँ से आता है? सीधी बात है कि आकस्मिक निधि से पैसे निकाल लोगे, या फिर पैसा कहाँ है? यहाँ तो हमने पढ़ लिया कि यहाँ तो पैसा आ रहा है कहाँ से, टैक्स से, ऋण ले रहे हैं, ब्याज मिल रहा है, ऋण के पुनर्भुगतान से, सरकारी कंपनियों को मुनाफों से, इनसे पैसा आ रहा है। इसमें कहाँ से पैसा आएगा? तो इसमें लिख लो एक पॉइंट, यहाँ सबसे नीचे लिख दे रहा हूँ, अगर विजिबल है तो, नहीं तो मैं बोलते रहा हूँ। सबसे नीचे पॉइंट लिख लो कि आकस्मिकता निधि में पैसे संचित निधि से आते हैं। ठीक है, आकस्मिकता निधि में पैसे में लिख दे रहा हूं, आकस्मिकता निधि में पैसे संचित निधि से आते हैं, संचित निधि से आते हैं। ठीक, आकस्मिकता निधि में सॉरी, आकस्मिकता निधि में पैसे संचित निधि से आते हैं, यानी कि भाई चीज सॉरी कि बैंक में से आप पैसे निकाल के अपनी जेब में रख ले रहे हो थोड़े, या वॉलेट में रख ले रहे हो, उसके बाद में आप खर्च कर रहे हो। एक सेकंड, माफ करें, थोड़ा सा खांसी आ रही। तो मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है, संचित निधि से पैसे निकाल के आकस्मिक निधि में डाल दिए जाएंगे। अभी कितने पैसे डाल दिए जाएंगे? जैसे आपने कहा बैंक, हमारे जेब के पैसे तो आप 5000 तक रख रहे हैं अमाउंट, कि मैं 5000 तक अपनी जेब में पैसे रखूंगा, 100, 200, 300, 500 रुपए मैं खर्च कर देता हूँ रास्ते में, या कुछ और पैसे खर्च कर देते हैं। लेकिन जब वो इतने पैसे खर्च हो जाएंगे, 5000 खर्च हो जाएंगे मेरी जेब में से, ये लगभग खत्म होने वाले होंगे, कि पता चला कि 1000 रुपए बचे जेब में, फिर से गए एटीएम के पास तक गए, एक बार निकाल के आया, चक्का निकाल के फटाफट 4000 और निकाले, फिर रख दिए जेब में, 5000 रुपए हो गए टोटल। फिर देखा कि 3,500-4,000 रुपए फिर खर्च कर दिए, फिर 1-2,000 रुपए बचे जेब में, तो फिर से कहीं भी जब निकल रहे होंगे एटीएम के पास से तब कर लिया। तो ऐसे ही इसमें भी पैसे डाले जाते हैं। अब इसमें कितने डाले जाते हैं, तो आ जाओ इसमें। इसमें पैसे हैं 50 करोड़ रुपए, लेकिन पहले एक बार छोड़ो, 50 करोड़ से पहले एक बार यहाँ पे समझ लो, इसका एक डिफरेंस मैं समझा दूं यहाँ पर, कि ये संसद के द्वारा सृजित है, वरना भी आप भूल जाएंगे, मैं बल्कि भूल जाऊंगा, कि यहाँ पर क्या है, आर्टिकल 267 में ये प्रावधान है इसका, किसका, इसका आकस्मिक निधि में, इसका किसमें प्रावधान है, आर्टिकल 266 का क्लॉज 1, इसमें प्रावधान है इसका, और इसका प्रावधान है आर्टिकल 261 में। अभी संविधान में आर्टिकल 261 है, और ये इसमें भी संविधान में आर्टिकल 266 क्लॉज 1 है। तो उसमें कहा गया संविधान द्वारा सृजित, संविधान द्वारा सृजित है, यानी संविधान ने सृजित किया, कि संविधान के टाइम पे बन के और बता दिया गया कि भारत की एक संचित निधि होगी। ठीक, लेकिन इसमें क्या है, ये संसद के द्वारा सृजित है, ये ध्यान रखना है बस, ये क्या संसद के द्वारा सृजित है, संसद ने बनाया है इसको, किसको, आकस्मिकता निधि को।
अब सीधी बात इसमें स्टेटमेंट आ जाएगा कि क्या कि भारत की आकस्मिकता निधि, ठीक, संसद के द्वारा सृजित है, यानी संसद सृजित करेगी तो अपना कोई कानून लेके आएगी, जैसे इन्हें लेके आई है, इन्होंने लेके आया भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950, तो संसद एक कानून लेके आएगी, तो कानून के द्वारा बनाएगी, और कह रहे हैं कि संसद के द्वारा सृजित है, और तुरंत ही अगला स्टेटमेंट लिख देंगे कि भारत के संविधान में आर्टिकल 267 इसकी बात करता है। तो आप एक बार समझ में पड़ जाओगे, संसद ने बनाया तो आर्टिकल 267 कैसे आ गया, क्योंकि संसद बनाएगी तो बाद में तो बनाएगी, उससे पहले कैसे लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर इतना समझना है कि इसमें 266 क्लॉज 1 की भाषा क्या लिखी है, इसकी लिखी है कि भारत की एक संचित निधि होगी, तो है, इसमें लिख दिया आर्टिकल 267 में, इसकी भाषा लिखी है कि भारत में अगर संसद चाहे, इसमें लिख दिया कि यदि संसद चाहे तो भारत की एक आकस्मिकता निधि हो सकती है, यदि, उसमें भाषा लिख दी, संसद के ऊपर छोड़ दिया, कि यदि संसद चाहे तो भारत की एक आकस्मिकता निधि बना सकती है, संसद ने बना दिया, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, इस सृजित किसके द्वारा करी गई है, संसद के द्वारा, और संविधान में इसकी बात कही है, लेकिन संविधान ने कहा कि यदि तुम्हें ऐसा लगे तो कर लो, लेकिन नहीं लगे तो मत बनाना, लेकिन उन्होंने कहा भैया हमें लगा, हमने तुरंत बना दिया। बात समझे, लेकिन यहाँ पर नहीं कहा कि यदि तुम्हें लगे, यहाँ पर कह दी नहीं, ये होगी, एक अकाउंट तो होगा ही होगा जिसमें पैसे रखे जाएंगे, तो ये है ही है, और यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन दिया कि यदि संसद चाहे तो ऐसा बना ले, तो संसद ने बना लिया, कब बना लिया, 1950 में बना लिया, और पहले आम चुनाव तो 1952 में हुए, तो 1951 में जो चुनाव हो रहा तो 1950 में कैसे बन गया। तो आपको ध्यान है, पता है कि जो संविधान सभा पहले थी तो वही अंतरिम संसद बोली जाती थी, ठीक है, तो उसके द्वारा बना लिया गया, ठीक, तो ये समझ लिए, तो इसलिए हम संसद लिख रहे हैं, तो संविधान सभा जो अंतिम संसद वगैरह थी, तो उससे पहले से सब काम हो रहा था, तो उसी ने बना दिया गया। तो ये ध्यान रखना कि भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम लेके आए थे तब, तो संसद के द्वारा सीधे थे, तो क्या, भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950, यहाँ पर कॉमा लगाए और एक यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा ऐसे लगा ना, कोलन, सिंगल कोलन, तो भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम, ये अधिनियम है, ठीक है, अधिनियम 1950 ये लेके आए, ठीक तो ये लेके आए, पारित हो गया, तो पारित करके यह निधि बनाई गई, कौन सी, आकस्मिकता निधि। उन्होंने कहा कि भैया यदि चाहो तो बना लेना, उन्होंने कहा बना ले रहे हैं, तो बना लिया। अब बात कर रहे हैं सब पैसों की, कि भाई ठीक है, जैसे हमने कहा 5,000 रुपये हमारी जेब में होंगे, हमें बीच में जरूरत पड़ रही कहीं 200 रुपये खर्च करने की, हमने खर्च कर लिए, 300 रुपये खर्च करने की, ऐसे करते 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 पता चले 2-3 हजार रुपये खर्च हो गया, हमारी जेब में 2,000 रुपये बच रहे हैं। पता चलिए हम अगर कहीं और चले जाएंगे और चाहिए 3,000 की जरूरत पड़ी तो हमारे पास पैसे नहीं जेब में, तो हम फिर से कहीं आसपास जाएंगे एटीएम के आसपास से। ये नहीं कि हर बार जहाँ पे 1,000 रुपये खर्च करने पड़े, 500 रुपये खर्च करने, हर बार हम एटीएम भाग रहे हैं, बैंक भाग रहे हैं। हमारे पास क्या है, एक बार गुजरेंगे 5,000 निकाल लेंगे, हमें पता है कि 100, 200, 300 ऐसे हम रुपए खर्च करते हैं हर बार, थोड़ी ना 5-5 हजार रुपए एक साथ खर्च करते हैं, तो 100, 200, 300, 500 रुपए हर बार खर्च करते हैं। तो जब धीरे 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 खत्म हो जाएंगे, 5,000 तक आ जाएंगे, मतलब 4,000 खत्म हो चुके होंगे, 1,000 बचे होंगे, फिर से हमने 4,000 रुपए फिर डाल देंगे, इसमें जेब में रख लेंगे, यानी कि जेब में भरे रखेंगे। तो शुरुआत में ऐसा कहा गया था कि प्रारंभ में अधिकतम 50 करोड़ रुपए, अधिकतम 50 करोड़ रुपए इसमें रख दिए जाए, यानी कि शुरुआत में जब 1950 में बना था तो इसमें क्या था, अधिकतम 50 करोड़ रुपए इसमें रखे जाएंगे कि अगर आकस्मिकता कोई ऐसी आकस्मिक परिस्थिति बन जाए तो आप क्या करो, पैसे इसमें निकाल लेना और कर लेना, 50 करोड़ रुपए से काम कर लेना अपना। और 50 करोड़ रुपए का मतलब क्या है, यानी कि 40-50-40-30 करोड़ रुपए निकाल लिया आपने, उसके बाद में तो मान लीजिए 40 करोड़ रुपए निकाल लिए, अब 10 करोड़ रुपए बचे, तो 40 करोड़ रुपए इसमें से निकाल के फिर इसमें फिर से डाल दिए जाएंगे। लेकिन अभी मतलब मौके में हमें जरूरत थी तो मौके में से हमने फटाफट 40 करोड़ रुपए निकाल लिए। अब इसमें निकालने के लिए हमने कानून पारित करा और इसमें निकाल के इसमें डाल दिया, लेकिन अभी जो मौके की जरूरत थी, तत्काल हमें जरूरत पड़े से पैसों की जरूरत थी, वो तत्काल हमने इसमें से निकाल लिए, बाद में इसमें से निकलेंगे पैसे, इसमें कोई नए नहीं बन के आ रहे हैं। जो जो हमें 40 करोड़ रुपए की अचानक से जरूरत पड़ गई, वो हमें इसमें से मांगने पड़ते, तो हमें कानून लाना पड़ता है, इतनी देर लगानी पड़ती, क्योंकि ये संसद के बयानाधीन है, तो हमें देर लगती। तो अभी हमने इसमें से निकाल लिया जल्दी, राष्ट्रपति के मतलब बयान नहीं, तो जल्दी से इसमें निकाल लिया और इधर कानून वगैरह पारित करा, यहाँ पे से बहस करी, भैया इसकी जरूरत है, ऐसी वैसी जरूरत है। हालांकि कहा जाता है कि ये कार्यपालिका के बयान अधीन है कि कभी भी निकाल लिया, लेकिन इसमें भी संसद की मंजूरी हो जाती है, लेकिन वो नाम मात्र की रहती है, पूरी तरह से राष्ट्रपति के बयान अधीन है तो निकल जाती है, लेकिन जवाबदेही तो तब भी बनती है, ऐसा थोड़ा कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बात है कि 40 करोड़ अभी निकाल ली फटाफट और बाद में इनसे मांगे और इन्होंने दे दिए यहाँ पर, और इसमें फिर से 50 करोड़ पूरे कर दिए, ठीक।
तो ऐसी जब भी अब 30 करोड़ की अचानक से कभी जरूरत पड़ी तो फिर 30 करोड़ तुरंत निकाल लिए बाद में उस टाइम, फिर 30 करोड़ इनसे कानून पारित करवा के इनसे डाल दिए गए, यानी इसमें 50 करोड़ अधिकतम रखते हो आप, 50 करोड़ से ऊपर नहीं रख सकते हो आप। ठीक, तो ये फिर क्या हुआ इसमें, और इन्होंने कहा कि भाई इसमें जब ये अधिनियम है पूरा भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950, इसमें लिखा भी गया कि प्रारंभ में इसमें क्या है 50 करोड़ रुपए अधिकतम हो सकते हैं और इसको संशोधन करके बढ़ाया भी जा सकता है। तो जब इन्हें लिख दिया कि संशोधन करके, जैसे इसमें लिख दिया कि आर्टिकल 267 में क्या लिख दिया कि यदि संसद चाहे तो बना सकती है, तो संसद ने कहा हम चाह रहे हैं और बना दे रहे हैं। और ऐसे इसमें क्या है, फिर इन्होंने जो बनाया तो उसमें लिख दिया कि ये भविष्य में आगे भी इसकी अधिकतम राशि बढ़ाई जा सकती है, तो उन्होंने बढ़ा दी 2005 में। तो 2005 के बाद बढ़ाकर इसकी राशि कितनी होगी, 500 करोड़ रुपए। अब यानी क्या 500 करोड़ रुपए इसमें अधिकतम रख सकते हो, कोई आकस्मिक परिस्थिति बन जाए तो 500 करोड़ में से आपको 100 करोड़, 300 करोड़, 200 करोड़ आराम से निकाल सकते हो। तब 100 करोड़, 200 करोड़ या फिर मान लो 300 करोड़ निकाल लिए और 200 करोड़ उसमें बचे, तो 300 करोड़ आप फिर से इसमें से निकाल के इसमें डाल दोगे। ठीक, तो ये चीजें आपको समझ में आ रही है बात। तो ये अब आपको 500 करोड़ तो बहुत हो गए, लेकिन अब क्या जैसे जैसे समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सब चीजें बढ़ रही हैं, तो 500 करोड़ रुपए एक मायने नहीं, कई बार इतनी बड़ी आपदा आ जाती है तो उसमें पता नहीं चलते पैसे। ठीक, तो इसलिए ध्यान रखना। हालांकि तो ये 2005 के बाद बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। ठीक, अभी तो अधिकतम धनराशि, लेकिन प्रस्तावित मोदी सरकार के ने बजट 2021, ये अगला पॉइंट बना लेना यहाँ पे, ठीक है, बनाना चाहो तो प्रस्तावित है, लेकिन ठीक है, तो बजट 2021 वाला जो मामला था ना, तो 2021-22 वाला, उसमें वित्त विधेयक ये वाला आया था। तो वित्त विधेयक उन्होंने लाए थे 2021 में, लेके आए 2021 लेके आए। उसमें क्या गया, प्रस्तावित मतलब सीधी याद ध्यान रखो, प्रस्तावित धनराशि कितनी है, प्रस्तावित धनराशि कितनी है, 30,000 करोड़। मैं 30 लिख रहा हूँ, 1000 लिख रहा हूँ, 30,000 करोड़। 500 करोड़ से सीधे बढ़ा कितनी कर दी, छलांग मार दी, 30,000 करोड़ पे, यानी कि प्रस्तावित। अभी इसमें रखा नहीं गया, ये प्रस्तावित मामला है। ठीक है, ध्यान रखना, स्टार लगा लो इसमें, कहीं भी बात है तो, यानी कि आ जाता है एग्जाम में कि प्रस्तावित धनराशि इतनी है। तो 2005 में पहले शुरुआत में कितनी थी, 50 करोड़ रुपए थे, रख सकते थे इसमें, यानी कि अपने वॉलेट में आप 50 करोड़ रुपए रख सकते थे। हम लोग तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन ऐसे बोल रहे हैं। ठीक, तो 50 करोड़ रुपए रख सकते थे, यानी 50 रुपए मान लो कि शुरुआत में 50 रुपए रख सकते थे, लेकिन आप जब जैसे जैसे महंगाई बढ़ने लगी तो आपने 500 रुपए रखना चालू कर दिए। ठीक, और अब और महंगाई रखनी चालू पड़ गई, तो आप सोचा कि मैं अगली कुछ करके 30,000 रुपए रख लिया करूंगा। ठीक है, तो ये चीज है कि, लेकिन ये प्रस्तावित है, रख लिया करूंगा, अभी हुआ नहीं, कैसे इतनी बड़ी जेम नहीं बन के आई आपके लिए। ठीक है, इतना बड़ा वॉलेट नहीं आया, या इतना बड़ा नोट समझ लो नहीं आया कि 10-10 के नोट रखेंगे 30,000 करोड़ भर जाएंगे, 100-100 के नोट रखेंगे भर जाएंगे। 2,000, 5,000 या 10,000 का एक नोट बना दिया है तो 30 नोट आसानी से रख लिए जाएंगे। तो ऐसे समझ लीजिए। तो मैं क्या हो गया कि प्रारंभ में 50 करोड़ थी, 2005 के बाद बढ़ाकर, ये भी ध्यान रखना, किसी स्टेट में 2005 की जगह 2010 कर दें, कहीं 2007 कर दें, तो 2005 के बाद बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दी गई। अब मोदी का सरकार जो है, यानी कि करंट गवर्नमेंट चल रही है, उन्होंने प्रस्तावित धनराशि कितनी कर दी, 30,000 करोड़। 30,000 करोड़ यानी कि चाह रहे हैं वो इसमें रखे रहें, और जब भी कोई आकस्मिक परिस्थिति बने तो हम फटाफट इसमें से पैसे निकालें और इसमें कर दें। एक सेकंड में ये देख लूं कि मोबाइल वीडियो चल रही है नहीं चल रही है, क्योंकि इसमें बैटरी का प्रॉब्लम है। चल रही है, सो माफ करें बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए, क्योंकि वो बैटरी डाउन होने वाली है। अच्छा, अब समझ लेते हैं दूसरा, भारत का लोक लेखा ये क्या है। तो भारत का लोक लेखा का क्या मतलब है, यानी कि सार्वजनिक खाते, यानी कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया या पब्लिक अकाउंट ऑफ भारत। बहुत सिंपल है, अब ये दोनों समझ में, मेन दोनों इस पे ध्यान में, क्वेश्चन ज्यादातर इन पे आते हैं। तो ये मेन संचित निधि है, इसमें से पैसा निकल के उसमें जाता है, इसमें अचानक से खर्च होता है, इसमें विवाद भी बनता है कि ऐसा कैसे निकाल लिया गया, कर दिया गया। ठीक, तो ये 2000 जो कोरोना वाला मामला आ गया तो इसमें भी आया कि इसमें से निकाल के पैसा वगैरह, ये सब चीजें आपने उस टाइम पढ़ी होंगी, लेकिन अब ऐसी कोई न्यूज आएगी तो हम लोग उस टाइम देखते रहेंगे। तो ये संचित निधि समझ में आ गई, आकस्मिकता निधि समझ में आ गई। अब आ जाओ भारत का लोक लेखा, यानी कि पब्लिक अकाउंट ऑफ भारत, या इसको सार्वजनिक खाते भी बोलते हैं लोग, तो समझो क्या है। यह एक ऐसा कोष है, यानी कि एक कोष है, यानी कि फिर से एक खजाना है, जिसमें उन धनराशियों को रखा जाता है, उन धनराशियों को रखा जाता है जो सरकार की आय के नियमित स्रोत नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखना, यानी कि यहाँ पर तो आय के स्रोत है, नियमित, ये आय के स्रोत नहीं है, लेकिन ये सरकार की आय के नियमित स्रोत नहीं है, बल्कि अमानत या धरोहर के रूप में सरकार के पास है। ठीक है, यानी कि बल्कि अमानत या धरोहर के रूप में सरकार के पास है, बस सरकार के पैसे नहीं है। जैसे मैंने आपको उदाहरण देना चाह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई मेरे यहाँ पैसे रखते रहा करो, अभी मेरे पास मतलब ऐसा कुछ है नहीं रखने का साधन वाधन, आपके यहाँ मजबूती है, फिर आप ऐसे पास रख लीजिए, मुझे लगता है चोरी का डर लग रहा है, तो मैं हर महीने आपको
हजार रुपए देते रहा करूंगा, लेकिन जब मैं यहाँ से निकलूंगा अपने घर जाऊंगा, या फिर अभी मैं कहीं पे रह रहा हूँ कमरे पे रह के, तो मैं कहीं पे जाऊंगा तब आपसे मैं सारे पैसे ले लूंगा। ठीक है, यानी कि आप महीने में कुछ पैसे कमा रहे हैं कहीं कमरे पे रह के, किराए पे रह के, और आपने कहा आपके इलाके में आपको भरोसा नहीं है, तो आपके दोस्त का आपको भरोसा है, जो अच्छा कहाँ से भरोसेमंद यार है, भरोसा हो उस पर, ठीक है, वरना वही लेके चला जाए। तो आपने कहा कि मैं आपको ये महीने के 1000 रुपए देते रहूंगा, बाकी मेरे खर्चे उर्चे में निकाल के मैं सेविंग, मेरे 1000 रुपए बच रही है, ये मेरी सेविंग 1000 रुपए रखते रहो, मैं जाऊंगा जब अपने घर में तब मैं तुमसे ले लूंगा। तो हालांकि वो मान भी जाए रखना, मैंने कहा यार मैं फालतू की सिरदर्दी क्यों लूं। ठीक है, तो 1000 रुपए आप उसे दे रहे हो, बार बार हर महीने 1000 रुपए दे रहे हो, हर महीने 1000 रुपए दे रहे हो, और जब अगर 10 महीने बाद आप जाना चाह रहे हो तो 10,000 रुपए लोगे उससे कि भाई लाओ मेरे रुपए दे दो। ठीक है, तो उसको जो 1000 रुपए मिल रहे हैं, तो उसको आय थोड़ी ना, उसकी इनकम थोड़ी ना कि वो 1000 रुपए मिले, अरे मेरे को इस महीने 1000 रुपए देगा, मैं खर्च कर दूं कहीं भी कुछ कर दूं, उसकी जवाबदेही बनेगी उसे, यानी कि उसे देना है, उसकी देयता है, अमानत के तौर पर उसके पास रखे जाएंगे, धरोहर के तौर पर रखे जाएंगे। तो वही है कि सरकार के पास, यानी कि सरकार के पैसे नहीं है, लेकिन सरकार अपने पास रख रही है अमानत के तौर पर। ठीक है, यानी कि यह एक ऐसा कोष है जिसमें उन धनराशियों को, उन पैसों को रखा जाता है जो सरकार की आय के, यानी कि सरकार के पास पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन वो नियमित स्रोत सरकार की नहीं है कि नियमित तरीके से आएंगे ही आएंगे, बल्कि वो अमानत के तौर पर या धरोहर के रूप में सरकार के पास रखे हैं। अब एग्जाम्पल कौन सी वो धनराशि है, ऐसे कौन कौन सी धनराशि है, तो समझो पीएफ का पैसा, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी जो भविष्य निधि होती है, प्रोविडेंट फंड जो बोलते हैं, पीएफ का पैसा कटता है ना, तो पीएफ का पैसा वो सरकार के पास रखा रहता है। ठीक, या बचत पत्र जो होती है, डिवेंचर वगैरह आपने पढ़े होंगे, मतलब हम लोगों ने पीछे इकोनॉमिक देख लिया, लेकिन अभी हम लोग ऑनलाइन नहीं पढ़े हैं, ऑनलाइन नहीं पढ़ेंगे हम लोग, डिवेंचर ये बचत पत्र वगैरह देखेंगे। तो बचत पत्र है ये, इनसे सरकार के पास जो पैसा आता है, ये जो लाल लाल है ना, ये इसका पॉइंट है, इसका नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। तो बचत पत्र, तो ये बचत पत्र आदि, और जैसे और समझ लो जो बैंक की डिपॉजिट्स होती हैं, जो बैंक वगैरह रखना चाहते हैं सरकार पर, तो उनके वो पैसे, तो ये जो सरकार के पास आते हैं, जो सरकार को देने हैं, ठीक, यानी सरकार को देने देने, तो वो पैसा है, तो वो सरकार का जो अमानत है, उसको सरकार जिसको उसमें रखती है, वो भारत का लोक लेखा है। ये बात समझ में आ गई। और इसका आर्टिकल कौन सा है, 266 क्लॉज 2, इसका 266 क्लॉज 1, ये भी संविधान द्वारा सृजित है, यानी संविधान ने कहा कि भैया एक लोक लेखा बना लो जिसमें आप ऐसा पैसा रखोगे। ठीक है, और ये कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति के बयानाधीन है, जो है इसी की तरह। अच्छा, तो कि भैया क्यों सरदर्दी मोल ले रहे हो, क्यों पैसा रख रहे हो, कि भाई मैं क्यों रखूं तुम्हारा पैसा। तो इसमें बात ऐसी है कि पीएफ का पैसा है, तो एग्जाम्पल ऐसा समझ लो, मोटा मोटा समझ लो कि भाई ऐसा रखने से सरकार को ही फायदा होता है। जब सरकार पैसा रखती है तो सरकार को पता है कि पीएफ का पैसा कब दिया जाएगा, रिटायरमेंट के बाद दिया जाएगा। जब रिटायरमेंट हो जाएगा तो सब आपको इकट्ठा मिलेगा, यानी कि आपका पीएफ होता है, यानी वही वाली बात है कि महीने में 1000 रुपए आप दे रहे हो, जब आप रिटायर हो गए जाके जितना आपका हो जाएगा उतना पैसा ले लो आप, है ना। तो ये चीज थी, और एक बहुत मोटा अमाउंट मिलता है उस टाइम रिटायरमेंट के तौर पर। शुरुआत में छोटे छोटा कटता है, लेकिन जब रिटायरमेंट होते है तो वही पैसा बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो ये सरकार ऐसा करती है। तो ऐसा भी होता है कि पता है सरकारी कोई कर्मचारी है, वो सरकार की सेवा में इतना तरीके से लीन है, जिसने अपने खान पान का कोई मतलब ऐसे कहीं जगह ज्यादा देखी नहीं, कहीं पे कोई जगह भी इकट्ठी नहीं करी, कोई घर इकट्ठे नहीं करे बहुत बड़े बड़े, है ना। लेकिन जब सरकार से निवृत्त हुआ, सेवा से निवृत्त हुआ, और यहाँ पर वो जब रिटायरमेंट लिया उसने, तब देखा उसके पास कुछ है नहीं। अभी तो सरकारी तरफ से बंगला मिला हुआ था, गाड़ी मिली हुई थी, सब कुछ मिला हुआ था। जब इधर रिटायरमेंट हुई तो ना बंगला है ना गाड़ी है, कुछ भी नहीं, क्योंकि फिर बंगला ले लिया जाएगा जब रिटायर हो जाओगे आप, तो फिर कहाँ रहोगे जाके। तो उसके लिए पैसा होना चाहिए आपके पास। तो इसीलिए सरकार यहाँ पर बंदोबस्त करके चलती है, ऐसा मान लेते हैं। पीएफ का पैसा, और सरकार को भी पता होता है कि कौन कौन कब कौन रिटायर होने वाला है। तो जब वो रिटायर होने वाला है तो सरकार इसको मतलब इतने सबसे सरकार के जितने कर्मचारी हैं बहुत सारे, यानी 100 कर्मचारी हैं, 100 से पैसा आ रहा है सरकार के पास पीएफ का, ठीक, और रिटायर हो रहे हैं हर साल में, मान लिए 10, और हर महीने में आ रहा है। तो इधर हर महीने में 10 हो रहे हैं, लेकिन हर महीने में 100 से पैसा आ रहा है, तो हर महीने में 10 रिटायर हुए, 90 का पैसा बचा हमारे पास, फिर 10 हुए, ऐसे पैसा बच रहा है ना बार बार। तो और भर्तियां निकालने फिर आ रहा है, तो सरकार भी इन पैसों को कहीं यूज करती है। ठीक है, इसलिए सरकार के पास अपना सरदर्दी मूल्य क्यों लेंगे, तुम्हारा पैसा रखेंगे हम। लेकिन बस एक तरीके से ये भी भविष्य निधि, यानी भविष्य में काम में आएगा, तो आपको पीएफ वापस लौटा दिया जाएगा। तो एक साथ सब तो रिटायर होंगे नहीं, तो ये वाले समझ में आ रहा है। कोई डिवेंचर वगैरह सरकार पत्र जारी करती है तो उसके भी पैसे आते हैं, तो सरकार उनको यूज कर लेती है। उस टाइम तक जो बचत पत्र वगैरह निकालती है उसके पैसे का, उसको जब लौटाना होता है, जितने टाइम के निकालते हैं उसके बाद लौटा भी देती है सरकार। और भारत सरकार जब निकालती है अपने बॉन्ड वगैरह, ये हम पढ़ेंगे बॉन्ड वगैरह से देखेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह, जीसैक बोलते हैं जिसे, जीसैक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो हम देखेंगे उसमें। तो ये क्या, भारत सरकार की साख अच्छी है, भारत सरकार की अच्छी साख है, भारत सरकार अच्छे समझते हैं इस चीज को। तो भारत सरकार के जीसैक वगैरह आप खरीद सकते हैं सब चीजें। तो ये संविधान सृजित है,
ये भी संविधान द्वारा सृजित है, लेकिन ये संसद द्वारा सृजित है। लेकिन इसका आर्टिकल संविधान में है। तो संविधान बना था तो आर्टिकल में था, कोई जोड़ा नहीं गया पास से। आपको लगा वो आर्टिकल जोड़ा गया हो, आर्टिकल 267 क्लॉज ए, मतलब यहाँ पे इसमें लिखा हो ए, तो इसका मतलब बाद में जोड़ा गया था। तो ये संविधान जब बना था तभी, लेकिन उसमें भाषा ऐसी लिख दी, यदि आप चाहो तो ऐसा कर लेना। उन्होंने कहा हम चाह ले रहे हैं ऐसा, ठीक। और इसमें जब चाहे ऐसा तो उसमें लिख दिया कि यदि चाहो तो बाद में बढ़ा लेना, तो उन्होंने हम बढ़ा भी ले रहे हैं आगे। और ने इतना बढ़ाने लगे कि 30,000 करोड़ की प्रस्तावित धनराशि अभी यह प्रस्तावित है, हो जाएगी तब पता कर लेंगे हम लोग, हो जाएगी तो यानी तब 30,000 करोड़ रुपए रखा जाया करेगा इसमें। और कोई भी आकस्मिक स्थिति के बाद 30,000 करोड़ में से आप कितने भी हजार करोड़ निकाल सकते हो, यानी कि 10-20 हजार करोड़ निकाल सकते हो, और फिर इसमें से फिर इसमें डाल दो, ठीक। तो ये निधियां थी, ये फंड्स थे। तो वित्त विधेयक प्रकार 2 हमने देखा था, संचित निधि में जो भार दिया गया है, यानी कि जिन जिन के वेतन संचित निधि पर भारित हैं वो उनको सीधे इसमें पैसे निकाल के वित्त विधेयक प्रकार 2 का यूज करके सीधे पैसा निकाल के उनको दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी, ये निधि हमने पढ़ ली। आगे हम लोग और क्लासेस देखेंगे इसकी, तो और लोगों के साथ साझा करिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।